बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीराबाद के मायनाज डॉक्टर नुमान रफ़ी साहब, जो कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक अदीब भी हैं। तो हम आज जानेंगे डॉक्टर नुमान रफ़ी साहब से कि उनकी जो स्ट्रगल है, कैसे उन्होंने अब ये सारा कमाल किया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सर, किस एज में आपने डिफाइन किया, सिलेक्ट किया, ठान ली कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया अदनान, आपसे मिलकर बड़ी खुशी भी हुई। जी सर। और आपके तवसत से जो हम बातें करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह बनेंगी जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक तालीम याफ्ता घराने से है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हम तालीमी एजुकेटेड मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर। तो एक घर का एनवायरनमेंट है जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मेरी वालदा की मेडिकल फील्ड में बड़ी सर्विसेज हैं, 40-45 साल की उनकी सर्विस है। उसके अलावा मेरे फैमिली के अंदर और बहुत से लोग डॉक्टर थे। तो मैं देयर इज़ अ लेगेसी कि हम इसको मेडिकल फील्ड को ऑप्ट करते हैं। जी तो सर। हमारे घर में चूँकि हम 2 भाई थे, तो बड़े भाई ने इसको ऑप्ट नहीं किया। तो जी अल्टीमेटली मैट्रिक तक आते-आते मेरा माइंडसेट था कि मुझे मेडिकल में जाना है। और जब हमने मेडिकल मैट्रिक में मैंने अपने स्कूल को टॉप किया, तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। क्योंकि उस वक़्त मैट्रिक के बाद एफएससी में जाके डाइवर्जन हो जाती थी जी सर। कि या तो आप मेडिकल कॉलेजेस की तरफ बायो में जाते थे, जी। या आप इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग लिए की प्री तरफ। इंजीनियरिंग में जाते थे। तो मैंने वहाँ से फिर अपना ऑप्ट किया पहली दफ़ा कि मुझे मेडिकल में जाना है, और अल्लाह के फ़ज़ल करम से दैट वाज़ माई स्टार्ट। और अभी तक मैं अपने आप को मेडिकल का एक अदना तालिब-इल्म समझता हूँ, और सीखने का सफ़र आज भी जारी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो खुद सीखूँ या जी जो सर। चीज़ मुझ तक पहुँच जाए, वो ईमानदारी के साथ ईमानतन मैं आगे भी पहुँचाऊँ। जी सर, नेक्स्ट सर ये है कि जैसे आप कोई ड्रीम चूज़ कर लेते हैं, तो आपने डॉक्टर बनने के लिए ठान ली, तो कितना सर आप उसकी एफर्ट करते थे हर रोज़ के 4 घंटे 5, ये आप कितना। और अ, जो नौजवान यूथ है वो सर अगर इस फील्ड में आना चाहिए, तो उनको सर कैसे काम करके इसको अचीव अच्छा, करेगा। इसमें ये है कि जो हमारा दौर था उसके अंदर चूँकि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम डिफरेंट था। जी। हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा थे, और ऑब्जेक्टिवली बड़ा कंक्रीट एमसीक्यूज़ बेस्ड या शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते थे। जी सर। तो इसलिए हमारा जो लेवल ऑफ स्टडी या हमारा जो लेवल ऑफ टाइम देना है वो बड़ा डिफरेंट था। हम लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। जी तो सर। मेरे दौर में मुझे याद है कि हम स्कूल भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे, ट्यूशन का एक प्रॉपर टाइम होता था, हर सब्जेक्ट की अलग ट्यूशन भी पढ़ते थे। फिर जी सर। रात में तकरीबन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स अमूमन या इंजीनियरिंग के होते थे, तो वो लेट नाइट 1-2 बजे तक ज़रूर पढ़ते थे, और फिर सुबह 6 बजे फिर उठ जाते थे। एंड जी आई सर। वाज़ वन ऑफ देम। तो ये एक रूटीन थी। लेकिन अगर आप बात करें आज के नौजवान के लिए, तो जी आज के नौजवान के लिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम दुनिया में चेंज हो गया है। चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ज़्यादा आ गई हैं, चीज़ें कॉन्क्रीट हो गई हैं, मुख्तसर हो गई हैं। तो आजकल के दौर में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जी। स्मार्ट वर्क है, वो आपको आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने में, जी सर। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को देखने में मददगार साबित होता है। इसलिए आज के नौजवान को मेरा ये पैगाम है कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट करें। जब आपका गोल सेट हो जाएगा, तो जी फिर सर। आपको ये पता हो जाएगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए उससे पहले बंदों ने क्या किया है। जी सर। उससे पहले बंदों ने जो किया है, आप उसको स्मार्ट स्टडी करते हुए आप उसके ऊपर अमल करके कामयाब हो सकते हैं। जी सर। और सर नेक्स्ट ये है कि जब आप जो सर्व कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से, तो ये शुगर किन वजह से सर होती है कि शुगर ये बीमारी जो है हुँ, वो हुँ। आ जाती है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलाइटस एक बहुत बड़ा इश्यू है आजकल के दौर का, और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में तेज़ी से फैलती हुई शुगर में नौजवानों में नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस टाइम नंबर 4 पे स्टैंड कर रहा है, चाइना, इंडिया और यूएसए के बाद। ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट और बदकिस्मत डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका मतलब है कि हर चौथा पाकिस्तानी जो है वो शुगर का पेशेंट है। जी सर। अगर इस स्पीड से हम बढ़ते रहे, तो 2050 में हर दूसरा पाकिस्तानी शुगर का पेशेंट हो सकता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। डायबिटीज़ होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक इम्बैलेंस है बिटवीन इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जी सर। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए
मुख्तलिफ लेवल के ऊपर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे मसल्स को एक्टिविटी करके ग्लूकोज को अब्जॉर्व करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे इन तमाम अवामिल में से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। मसलन या तो हम ग्लूकोज बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जी या हम इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनती है मोटापे की वजह से, या हमारे जो मसल्स हैं वो इतना आराम का आदी हो जाते हैं कि वो कोई भी इंसुलिन को अपटेक नहीं करते, पहचानते नहीं है और फिर ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करते। तो जी ये सर। सारे मसले हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो अगर मैं आपको कट शॉर्ट यानी सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो वर्जिश ना करना, जी इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आरामदा ज़िंदगी, ना एक्सरसाइज, ना वॉक, ना कोई एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा खाना, जंक फूड खाना, ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, जी सर। मसलन रोटी, चावल, चीनी, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, इनका ज़्यादा इस्तेमाल। और एक आखिरी फैक्टर जो मुख्तलिफ डॉक्टर अक्सर बताते, शायद उस पर कम जोर देते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। जो टेंशन और स्ट्रेस है वो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और इस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा शुगर होती है। अगर आप इन तमाम अवामिल को कंट्रोल कर लें तो बहुत ज़्यादा इससे बचा जा सकता है। और सर आप इसको एक बीमारी समझते हैं या फिर ये सारी उम्र की एक सज़ा है? सर आपके नज़दीक ये क्या मेरे है? ख्याल में पहली बात तो यह है कि ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। हम इसको मेडिकल टर्म में बोले तो इट इज़ नो मोर अ डिजीज़, इट्स अ पैंडेमिक। जैसे कि कोई वबा फैल जाती है, जी सर। तो ये डायबिटीज़ इज़ अ सॉर्ट ऑफ पैंडेमिक। लेकिन मैं यहाँ पे आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि ज़ियाबीतस यानी शुगर के बारे में हकीम सईद साहब, पाकिस्तान के बहुत मशहूर हकीम हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हकीम सईद साहब शुगर के बारे में कहते थे कि शुगर इंसान का बेहतरीन दोस्त है। क्यों? क्योंकि ये जी आपको सर। वक्त पे उठाता है, जी ये सर। आपको वक्त पे सुलाता है, ये आपको अच्छे खाने खाने की तरगीब देता है, ये आपको बुरे खाने खाने से रोकता है, ये आपको रोज़ाना वर्जिश करवाता है, ये आपकी अच्छी आदत लेके आता है, ये आपको बुरी आदत से बचाता है, परेशानी से बचाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हकीम साहब ये भी कहते थे कि अगर तुम शुगर को दोस्त नहीं बनाओगे जी तो सर। ये बदतरीन दुश्मन है और तुम्हारा कब्र तक तुम्हें पहुँचा के छोड़ेगी। तो इसलिए अगर आप इसको सज़ा समझना चाहें, मैं चूँकि एक पुरुम्मीद और हमेशा मुस्बत चीज़ें सोचने और बोलने का आदी हूँ, जी तो मैं सर। इसको सज़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको ये आज़माइश ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसी आज़माइश होती है जो आपकी आखिरी साँस तक जारी रहती है। लेकिन अगर आप इसको पॉज़िटिव लें, तो आप अपना तर्ज़े ज़िंदगी बदल के, आप अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को बदल के, मेहनत करके, खाना कम खा के, एक्सरसाइज़ ज़्यादा करके, जी। आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकते हैं। जी। और सर अगर ये पाकिस्तान से शुगर ख़त्म करनी हो तो आप सबसे पहले किस चीज़ पे पाबंदी लगाएँगे कि ये बंद होनी चाहिए? मैं टू बी ऑनेस्ट अगर पाबंदी लगाने की बात हो, अगर मेरे बस में हो, तो मैं जी। कोल्ड ड्रिंक्स पे और फास्ट फूड्स पे जी सबसे सर। पहले पाबंदी लगाऊँगा। और सर ये इंसुलिन लेना भी। आप आपका सवाल में एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए। जी सर। आपके सवाल में ये ऐड होना चाहिए कि अगर मेरे बस में हो तो मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ अवाम के लिए। जी सर। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो प्रोवाइड करूँगा वो ग्राउंड्स हैं। मेरे बच्चों के पास और मेरी बच्चियों के पास, स्पेशली बेटियों मा के पास, उनके माशाल्लाह। पास एक ग्राउंड्स नहीं है, मैं ग्राउंड ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। माशाल्लाह। सर कुछ लोग समझते हैं कि इंसुलिन लगाना बड़ा ख़तरनाक है, बेवकूफ़ी है और ना लगाना या लगाना ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है सर इसको? पहली बात ये है कि शुगर का इलाज जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। जी सर। शुगर के इलाज में कुछ दवाइयाँ मुँह से खाई जाती हैं जिनको ओरल मेडिकेशंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको पानी में हल करके उनको ख़ास तरीके से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें मुँह से खाएँगे जी तो सर। आपके मैदे में मौजूद तेज़ाब और एंज़ाइम उस दवाई को हज़म कर देंगे और वो खून तक नहीं पहुँचेगी। जी सर। इसलिए उसे मुँह से खाने की बजाय पेट पे टीके की सूरत में लगाया जाता है। जी ये सर। इतनी सी बात है। वो भी दवाई है और वो भी दवाई है। ना वो खतरनाक है, ना वो खतरनाक है। बीमारी की हालत, बीमारी की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। मसलन अगर किसी को टाइप 1 शुगर है, जी बच्चा सर। है, उसका इलाज ही इंसुलिन है, वो पहले दिन से इंसुलिन लगाएगा। जी लेकिन सर। अगर कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं और वो मोटापे का शिकार हैं, तो जब तक उनका वेट कम नहीं होगा तब तक इंसुलिन लगाना उन्हें कोई ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है। जी सर। इसमें हम ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं जिनसे उनका वेट भी कम होगा जी और सर। उनकी शुगर भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए हर पेशेंट दूसरे से अलग है, हर जी। पेशेंट की शुगर दूसरे से अलग है, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट दूसरे से अलग है। जी सर, बहुत अच्छा था। और सर नेक्स्ट ये है कि आप सर एक अदीब भी हैं डॉक्टर होने के साथ-साथ। ये और सर ये आपको कैसे ख़्याल आया कि किताबें लिखनी चाहिए? सबसे पहली बात ये देखें,
अगर आप नबी और रसूलों में फ़र्क देखें जी सर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को जिन जिन नबियों को मोतबर बनाया है, उनको किताब दी है। जी तो सर। किताब का पढ़ना, किताब को से मोहब्बत करना, ये पैगम्बरी पेशा है और लोगों की कलंदरी निस्बत है। जी सर। तो इल्म जो है, इल्म वो इंसान की असास होता है और इंसान की अकल, समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने का वाहिद ज़रिया और ज़ीना जी सर। सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम और इल्म है। और मेरे ख़्याल में इल्म आपको किताब देती है और वही आपका बेहतरीन दोस्त है। जी सर। जहाँ तक बात आई किताब लिखने की, तो चूँकि मैं एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास जो मरीज़ आते थे, तो मुझे उन्हें ये सारी बातें बतानी पड़ती थी, जी सर। रोज़मर्रा की बुनियादों जी पे कि आप सर। शुगर से कैसे बच सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर से कैसे बच सकते हैं, आप वर्जिश कितनी करें रोज़ाना, आप कितना खाएँ, कौन-सा गोश्त खाएँ, कौन-सा ना खाएँ। जी तो एक सर। दिन मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसे लिख के आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दूँ। शायद जिस वक़्त हम दुनिया में ना हों, तो कोई चीज़ या ये कागज़ पढ़ के शायद कोई इंसान हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। ये मेरा एक विज़न था। सर टाइम मैनेज करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। जी। आप दोनों फील्ड में कैसे बैलेंस रख के चल रहे हैं, ये आप जो आपका देखिए राज है मैं ये मैं आपको जानना बात बताऊँ चाहेंगे? जी, मैं अगेन मैं आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप करने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल। जी जैसे सर। आप स्किल सीखते हैं, जैसे एक प्लम्बर है वो टूटी ठीक करना सीखता है, जी सर। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो बल्ब ठीक करना सीखता है। तो स टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, आप उसे सीखें। आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक इम्पोर्टेंट, एक अर्जेंट। कुछ जी सर। चीज़ें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होती हैं, आपने उन्हें पहले करना है। कुछ अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है, आपने उनको वेट कराना है। जी सर। कुछ इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हैं, उनको भी आपने वेट कराना है, किसी के ज़रिए कराना है। और कुछ नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है, तो आपने उनको छोड़ देना है। जी सर। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को छोड़ना जी। और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना, यही टाइम मैनेजमेंट है। और सर लास्ट पे हर किसी का कोई ना कोई इंस्पायर होता है कि उसको आइडियल होता है। तो जी। सर आपके कौन से आइडियल हैं जिनसे आप सर मुतासर हैं? और देखें, पहली बात बीइंग ए मुसलमान तो हम सब के आइडियल हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सल्लल्लाहु सर, अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि हम वसल्लम। दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे कोई ज़िंदगी का एक पहलू आप ले लें, जी सर। आप उसमें उनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं पा सकते। नहीं पा सकते, अगर बेशक। आप सिर्फ दुनियावी तौर पे बात करते हैं, तो जी मेरे सर। साथिया कराम में मैंने मेडिकल में प्रोफ़ेसर खालिद मसूद गोंदल साहब को बड़ा एक्टिवली जी देखा। सर। उसके अलावा मेडिसिन में मेरे प्रोफ़ेसर तारिक वसीम साहब से मैंने जी। बहुत ज़्यादा सीखा। मेरी प्रोफ़ेसर राबिया राठौर साहिबा जी सर। मेरी इंस्पिरेशन रही। लेकिन लाइफ़ में मैं जिन लोगों से बड़ा मुतासर हुआ और मैंने उन तरह बनने की अभी तक जाली कोशिश जारी रखी हुई है, जी सर। उसमें उस्ताद प्रोफ़ेसर जावेद इकबाल साहब, जी सर, जो कि माशाल्लाह। मशहूर व मरूफ मोटिवेशनल बहुत अच्छे स्पीकर और फील्ड। प्रिंसिपल और मेरे वालिद की तरह एक हमारी फादरली फिगर हैं। जी और सर। दूसरा मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त हैं कासिम अली शाह साहब। माशाल्लाह सर, मैंने बहुत हमेशा अच्छे। उनको फ़ॉलो करने की और उनकी तरह बनने की जाली कोशिश की है। जी अल्लाह सर। करे कि किसी दिन मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। जी सर। और सर लास्ट पे जो गरीब घर के बच्चे हैं या कोई गरीब बच्चा है, वो सर कामयाब कैसे हो सकता है? आप उनके लिए सर क्या मशवरा अदनान चाहेंगे? भाई, पहली बात तो ये है कि गुर्बत का और अमारत का कोई तल्लक कामयाबी से नहीं होता। जी सर। कामयाबी से तल्लक आपके विज़न का, आपकी मेहनत का और आपकी लगन का होता है। जी सर। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, आप कासिम अली शाह साहब की मिसाल ले लें। जी सर। उनकी एक किताब है टीचर से ट्रेनर तक, आप उसे पढ़ें। जी उसका सर। पहले सफ़े पे लिखा है कि मेरे पास ₹780 आखिरी थे, जिसके साथ मैंने एक बोर्ड खरीदा और उस जी। बोर्ड को जाके मैंने अपने घर के पार्किंग एरिया के अंदर लटका दिया और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। जी वो सर। आखिरी 720 थे उनके पास। आप जी ये सर। कैसे कह सकते हैं? गुर्बत का कोई तल्लक नहीं है, गुर्बत एक बहाना है। जी सर। कामयाबी और पोटेंशियल और आपके अंदर की ताकत और आपके अंदर की आग को ना कोई रोक सकता है और ना कोई उसे कर सकता है। सिर्फ आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। रही बात वसाइल पैदा करने की, जी अल्लाह सर। रब्बुल इज़्ज़त जब आप कोशिश करते हैं, उसके रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है। और दूसरी बात, आजकल तो एजुकेशन मैट्रिक तक वैसे फ्री है जी सर। और बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं हमारे वज़ीराबाद के अंदर, जो अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती हैं। जी सर। और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट हो और वज़ीराबाद के लेवल पे, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा, और वो नहीं पढ़ पा रहा, तो जी और किसी से नहीं, हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह कोई ना कोई ज़रूर अल्लाह सबब पैदा करेगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आपकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। ऑल द सर एक रोक के इसको